हेलो एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स ऑन द मूव। इकोनॉमिक्स ऑन द मूव में हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। आप में से सारे स्टूडेंट्स जो कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बराबर देख रहे हैं, आपको पता होगा कि इस वक्त हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन दोनों डिस्कस कर चुके हैं। फाइनली हमको ग्लोबलाइजेशन के ऊपर बात करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या ओके। सो बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। काफी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, काफी इसके ऊपर बात होती है। और ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइज्ड इंग्लिश एक ग्लोबलाइज्ड लैंग्वेज है, ये अक्सर वर्ड यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या है और उसका इंडियन इकोनॉमी पे किस तरीके से और किस लिहाज से इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहले तो बात हम करेंगे कि भैया ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक्चुअली में है क्या। तो ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द ग्लोबल इकोनॉमी। यानी ग्लोबलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, मिलाते हैं। अब आगे क्या है कि दिस हाइटेंड इंटीग्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल अक्रॉस बॉर्डर्स इन एडिशन टू द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड नॉलेज अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर्स। अब दिस हाइटेंड इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन या फिर एक मिलाप या फिर जोड़ जो है, ये किस वजह से होता है? बिकॉज मूवमेंट ऑफ गुड्स है, यानी गुड्स जो है एक जहां से दूसरी जहां जा रहे हैं, सर्विसेज एक दूसरे जहां से ली जा रही हैं, कैपिटल का मूवमेंट हो रहा है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, लोगों का मूवमेंट हो रहा है, नॉलेज एक दूसरे जहां से दूसरी जगह पे फ्लो कर रही है। Globalization is the word used to describe the growing interdependence of the world's economies, culture, and population brought about by cross border trade in goods and services, technology, and flow of investment, people, and information. ग्लोबलाइजेशन एक वर्ड है जिसको हम डिस्क्राइब इस सेंस में करते हैं कि दुनिया भर की जो इकोनॉमीज हैं, कल्चर हैं, पॉपुलेशन है, वो आपस में एक दूसरे पे काफी इंटरडिपेंडेंट हो चुकी हैं। अब ये इस सेंस में भी है कि आपको पता होगा कि गुड्स और सर्विसेज का बहुत हैवी मूवमेंट है, टेक्नोलॉजिकल मूवमेंट है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब की बात करें या इंस्टाग्राम की बात करें या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें, तो ये टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर है जो एक जहां से दूसरी जहां हुआ है। और इसी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर ने कल्चरल रेवोल्यूशन भी लाया है। जो कल्चरल बदलाव है, कपड़े पहनने का तरीका, खाना बनाने का तरीका, खाना खाने का तरीका, बोलने का तरीका, फैशन का तरीका, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज और टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट जो कि एक जगह से दूसरी जगह आई और जिसकी वजह से कल्चरल शिफ्ट भी बहुत ज्यादा देखने को मिला। साथ ही साथ फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, फ्लो ऑफ पीपल भी है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन भी है। ये सारी चीजें आपकी ग्लोबलाइजेशन का पार्ट हो जाती है। इट इज एक्सपेक्टेड that capital and technology will flow from the developing countries of the world towards India। यानी ग्लोबलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में हमें ये चीज याद रखनी है कि कैपिटल और टेक्नोलॉजी जो है, ये दोनों चीजें जो होती है वो डेवलप कंट्री से इंडिया की तरफ फ्लो करेगी। ये एक्सपेक्ट हमने किया था कि अगर हम जो लाइसेंस कोटा परमिट की जो पॉलिसी थी, परमिट से अगर हम ग्लोबलाइज्ड हो जाएंगे तो बहुत सारे जो डेवलप कंट्री हैं वो अपने यहाँ से बहुत सारी चीजें हमारे जैसे छोटे कंट्रियों में भी फ्लो कराएंगी। यहाँ पे एक अक्सर बात कही जाती है और बहुत सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि जो फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन था वो बेसिकली कोलंबस का था। कोलंबस जिसने अमेरिका का एक तरीके से खोज की थी। ये माना जाता है कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड ने कोलंबस को स्पॉन्सर किया था और दुनिया का पहला ग्लोबलाइज्ड जो प्रोजेक्ट था वो कोलंबस का था। इसके साथ ही साथ याद रखिए कि दुनिया में आज भी जो 70 to 75% ऑफ ट्रेड है, यानी फ्लो ऑफ गुड है, जो एक जहां से दूसरी जहां से हो रहा है, वो आज भी वाटर बॉडीज के ही थ्रू होता है। ओके, आगे आ जाते हैं। पॉलिसीज दैट हैव प्रोमोटेड ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यानी ऐसा क्या हुआ था कि हमने सोचा कि भैया परमिट से अब हम आगे बढ़ें और ग्लोबलाइज्ड होने की कोशिश करें या मार्केट ओपन करें, या फिर अब हम भी दुनिया के बाकी कंट्रियों की तरीके से इकोनॉमी को चलाएं, या फिर हम भी
दुनिया की बाकी कंट्रियों पे डिपेंड हो और दुनिया की बाकी कंट्रियां हमारे, यानी हम एक्सपोर्ट करें इंपोर्ट करें, ये सारी चीजें। सबसे पहली बात क्या था कि इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए अगर हम बात करते हैं तो एक तो ये था कि जो इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, यानी आपको पता है कि प्री 1991 कैपिटल पे भी पाबंदी थी, यानी एक बंदा है वो बहुत शानदार कंपनी चला रहा है, उसको 100 करोड़ की जरूरत है, तो प्री 1991 ये परमिट उसको मिलना थोड़ा मुश्किल होता था, मतलब वो फॉरेन कैपिटल को लाके अपने बिजनेस में नहीं इन्वॉल्व कर सकता था, ये वाला एक इशू था। तो इक्विटी लिमिट जो बढ़ाई गई, यानी पहले एक आ गया कि भाई 5%, फिर 10%, 20%, 40%, 50% तक आप इक्विटी बाहर से आप बोरो कर सकते हो, कैपिटल बाहर से लाके यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हो, फॉरेन इन्वेस्टर्स आ सकते हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स आके आपकी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात क्या थी? पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी। तो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी रिफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी एट द मार्केट रेट। पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी भी एक चीज थी कि हमने अपनी करेंसी को अब बहुत क्विकली कन्वर्ट करने की जो पॉलिसी थी वो अडॉप्ट कर ली थी। तो कोई भी बंदा आके हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता था तो वो डॉलर से इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके ये चीज कर सकता था। तीसरी चीज जो हमने अडॉप्ट किया वो टैरिफ का रिडक्शन। इन ऑर्डर टू इनकरेज कॉम्पिटेटिवनेस इन द मार्केट, टैरिफ बैरियर्स हैव बीन रिड्यूस्ड, यानी जो हमने अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे वो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को हमने हटा दिया। यानी एक तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि एक टैरिफ वो टैरिफ होता है जिसको हमने मॉनेटरी नंबर्स में रख लिया, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये कह दिया कि 10% जो है आपका टैरिफ है, यानी कहने का मतलब ये कि कोई भी गुड्स है 100 रुपए का है, अब हमारे इंडिया में एंटर किया है तो 100 प्लस उसके ऊपर 10% चार्ज लग के उस गुड्स की जो वैल्यू है वो 110 हो जाएगी, कुछ इस तरीके से। तो कहने का मतलब है कि टैरिफ का जो लफड़ा था उस लफड़े को हटाया गया, उसको खत्म किया गया। दूसरा जो टैरिफ होता है वो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस में होता है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख मान लीजिए पेन की डिमांड है, तो पहले इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी से में होता क्या था कि आप 20,000 इंपोर्ट करिए और 80,000 की आप मैन्युफैक्चरिंग करिए अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, ताकि आपकी फैक्ट्रियां रन करें, उसमें कुछ काम हो, लोगों को रोजगार मिले। लेकिन ये जो टैरिफ में जो क्वांटिटेटिव टैरिफ था वो यही था कि ये जो 20,000 की इंपोर्ट वाली लिमिट थी इसको खत्म किया गया। अब आपको मंगवाना है तो आप बाहर से मंगवा लीजिए, ठीक है, ये इस टाइप की चीजें की गई कि अब आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा। इफ यू वांटेड टू इंपोर्ट 1 लाख पेन यू कैन इंपोर्ट, ये वाला रिस्ट्रिक्शन जो था वो कहीं ना कहीं खत्म किया गया। ओके, कुछ टर्मिनोलॉजीज पे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आ रही है आउटसोर्सिंग की। आउटसोर्सिंग ये वर्ड काफी डिस्कस होता है। तो आउटसोर्सिंग इज अ सिस्टम ऑफ हायरिंग बिजनेस सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। दीज सर्विसेज इंक्लूड कॉल सेंटर, ट्रांसक्रिप्शन, क्लिनिकल एडवाइस, टीचिंग, कोचिंग एंड द लाइक। अब देखिए यहाँ पे अगर हम आउटसोर्सिंग की बात करें तो उसका मतलब होता है थर्ड पार्टी से काम कराना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मुझको कोई काम दिया तो मैं वो ना करके मिस्टर सी को पास कर दूंगा, मिस्टर सी वो काम करके मुझको देंगे, मैं पास कर दूंगा मिस्टर ए को, मिस्टर ए जो पेमेंट करेंगे उस पेमेंट का कुछ पोर्शन मैं मिस्टर सी को कर दूंगा। ये नॉर्मली इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है मिस्टर सी जो है वो बहुत सस्ता काम करते हैं, तो पता चलता है कि मुझको 100 रुपया मिलेगा तो 100 रुपए में से 10 रुपया वो दे मैं उनको देके 90 रुपया अपने पास रख लूंगा। इंडिया आउटसोर्सिंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो लेबर की कॉस्ट है वो कम है। तो कॉल सेंटर का यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का नाम आपने सुना होगा। क्लिनिकल एडवाइस वगैरह लेने के लिए बाहर से भी कॉल किया जाता है, उसके थ्रू हॉस्पिटल्स वगैरह का अपना एक जॉइंट वर्क होता है जिसके थ्रू आप काम किया जा सकता है। आजकल ट्यूशंस वगैरह भी काम किए जाते हैं, यानी आप जो है कहीं किसी और के लिए ट्यूशंस वगैरह आप पढ़ा देते हो, या फिर जूम या फिर गूगल के मीट के थ्रू भी क्लासेस वगैरह ली जाती हैं, पढ़ाया जाता है। तो ये आउटसोर्सिंग की जॉब इसलिए भी फेमस हुई है क्योंकि टेक्निकली हम बहुत एडवांस हो चुके हैं पहले दौर के मुकाबले। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें टैरिफ बैरियर्स पे, जिसपे अभी मैं चर्चा ही कर रहा था, इट मेनली रिफर्स टू द बैरियर ऑन इंपोर्ट थ्रू इंपोर्ट ड्यूटी। यानी कोई भी सामान मान लीजिए कि यूएस से भारत में आ रहा था, इंडिया में आ रहा था, अब यहाँ पे जब पोर्ट पे उतरा तो आपने उसके ऊपर क्या कर दिया, इंपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह उसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। वेयर एज नॉन टैरिफ बैरियर रिफर्स टू द कोटा बैरियर इम्प्लाइंग क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे चार्जेस मैथमेटिकल नंबर्स में ना लगा के आपने
क्वांटिटी के ऊपर आपने वो फुल स्टॉप लगा दिया। Okay. Then comes the bilateral trade agreement. It refers to the trade agreement of one country with the other, whereas a multilateral trade agreement refers to the trade of one country with the rest of the world. Bilateral में जैसे इंडिया और चाइना का ट्रेड है, इंडिया यूएस का ट्रेड है। मल्टीलैटरल मतलब इंडिया चाइना से भी कर रहा है, इंडिया यूएस से भी कर रहा है, इंडिया श्रीलंका से भी कर रहा है, श्रीलंका चाइना से भी कर रहा है, श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया से भी कर रहा है। मल्टी है यानी एक से ज्यादा। डंपिंग एक वर्ड होता है जिसको डिस्कशन होता है कि डंपिंग क्या होता है। डंप करना यानी किसी जहां पे लाके पाट देना जो कहा जाता है, यानी जैसे मिट्टी डंप की जाती है। तो फाइनेंशियल या फिर इकोनॉमिक फाइनेंशियल वर्ल्ड में इसका इस्तेमाल होता है। तो डंपिंग इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड अकर व्हेन अ कंपनी और अ कंट्री एक्सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट एट प्राइस लोअर देन द डोमेस्टिक प्राइस। इट रिफर्स टू द बल्क सेल ऑफ गुड्स एट कंपैरेटिवली लो प्राइस। इसका मतलब है कि यूएस चाइना की बात करें, चाइना अपने यहाँ कोई सामान 10 रुपए में बेचता है तो इंडिया में डंप कर देगा 9 रुपए का, तो ये डंपिंग होता है। डंपिंग से एक्चुअली जो डोमेस्टिक मार्केट होती है उस पर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो आपके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर रहते हैं वो 9 रुपए में सामान को बना नहीं पाते हैं तो बेचेंगे क्या। तो अक्सर जो एडवांस कंट्रीज हैं या फिर जो दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग हब है, जैसे चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड या फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, वो एक्चुअली अक्सर इस डंपिंग वाली प्रोसेस में वर्क करता है। थोड़ा सा डब्ल्यूटीओ के ऊपर भी ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है तो डब्ल्यूटीओ के ऊपर बात करना जरूरी है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो हमारे पास एक बॉडी ऐसी है जो कि दुनिया भर के ट्रेड को हैंडल करती है। अब डब्ल्यूटीओ पे बात करें तो डब्ल्यूटीओ क्या है कि द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द रूल ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। ठीक है। प्रायर टू डब्ल्यूटीओ इट वाज गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि डब्ल्यूटीओ से पहले कौन सी बॉडी थी, तो याद रखिएगा कि गैट थी, जो कि दुनिया भर के ट्रेड को एक तरीके से काम करती थी। या फिर आप कह सकते हो कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ट्रेड में कौन सी एजेंसी है विच इज द वॉच डॉग, वॉच डॉग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो याद रखिएगा वो कौन सी है, वो है आपकी डब्ल्यूटीओ। ओके। लोकेशन इसका कहाँ है, जेनेवा हेडक्वार्टर। स्टैब्लिश कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट बात है, 1 जनवरी 1991। क्रिएटेड बाय यूराग्वे राउंड नेगोशिएशन, ये याद रखिएगा। करंटली उसके 164 मेंबर्स हैं और 197 मिलियन उसका बजट है। उसके इस वक्त जो डायरेक्टर जनरल है वो नगोजी ओकोंजो लेवेला, बड़ा अजीब सा नाम है, नगोजी ओकोंजो लेवेला, वो उसके डायरेक्टर जनरल रहे हैं। लेकिन मेन चीज इसमें याद रखना है कि डब्ल्यूटीओ से पहले बॉडी कौन सी थी, गैट थी। डब्ल्यूटीओ क्या है, वॉच डॉग ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, दूसरी बात। तीसरी बात, स्टैब्लिश कब हुआ था, 1 जनवरी 1991 पे। क्रिएटेड बाय यूराग्वे राउंड नेगोशिएशन, इसके बाद इसका क्रिएशन हुआ था और करंटली 164 मेंबर हैं। याद रखिएगा कि इंडिया जो है डब्ल्यूटीओ का फाउंडिंग मेंबर्स में भी है, यानी 1995 में जब उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था तो इंडिया भी उसके फाउंडिंग मेंबर्स में था। ओके। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसी, यानी एलपीजी पॉलिसी के ऊपर थोड़ा सा एक क्रिटिकल एनालिसिस करें तो सबसे पहला क्या है, मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी की बात करें तो वाइब्रेंट इकोनॉमी, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो तीनों चीजें हैं, अगर इसके बारे में आप देखोगे तो इसके मेरिट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो इकोनॉमी हमारी बड़ी वाइब्रेंट हो गई। यानी वाइब्रेंट इन द सेंस कि अब हमारी इकोनॉमी जो थी वो किसी एक तरीके के। ओके, सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि मेरिट्स ऑफ एलपीजी पॉलिसी में वाइब्रेंट इकोनॉमी पे बात कर रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी बहुत वाइब्रेंट हो गई। अब किसी एक सिंगल प्रोडक्ट में डील नहीं करती थी, बल्कि कहीं ना कहीं हमने देखा कि मल्टी प्रोडक्ट्स में डीलिंग शुरू हो गई। स्टिमुलेट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अच्छा, एलपीजी पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो हमारा आईटी सेक्टर था, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर, इसको बहुत ही बेनिफिट मिला, ये काफी बूम पे आया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत इंक्रीज हुआ, क्योंकि जो हमारे सामने जो कैपिटल की प्रॉब्लम थी, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मास लेवल पे कैपिटल फ्लो करने लगा, बड़े पैमाने पे नई तरीके की मशीनें आने लगी, तो जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो काफी इंक्रीज हुआ। कंज्यूमर सॉवरेनिटी, अगेन वही बात है कि कंज्यूमर के पास जो चॉइस थे वो नंबर ऑफ चॉइसेस बहुत इंक्रीज हो गए। कंज्यूमर हैज नाउ बिकम द किंग ऑफ मार्केट। नेक्स्ट, सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द फॉरेक्स। तो याद रखिएगा कि जो फॉरेन एक्सचेंज की दिक्कत थी, जिस दिक्कत की वजह से 1991 24 जुलाई को हमें अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ा था, वो समस्या कहीं ना कहीं उसका समाधान देखने को मिला था। डीमेरिट्स पे बात करें तो नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि जो हमारी ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है
या फिर जिसको हम एलपीजी पॉलिसी कर रहे हैं, इस पॉलिसी में एग्रीकल्चर को काफी नेग्लेक्ट हुआ। यानी आईटी सेक्टर और बाकी सेक्टर में तो काफी बूम देखा गया, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ आप कह सकते हो कि इस पे कोई भी किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। अर्बन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ प्रोसेस, कहीं ना कहीं जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी थी, उस पॉलिसी का जो इम्पैक्ट आया वो हमारे ज्यादातर उसको मेट्रो सिटी में उसका इम्पैक्ट देखने को मिला। यानी अगर हम दिल्ली की बात कर लें, मैं मुंबई की बात कर लूं, या फिर मैं कैलकाटा की बात करूं, हैदराबाद की बात करूं, पुणे की बात करूं, बैंगलोर की बात करूं, इन्हीं सारे जगहों पे उस ग्लोबलाइज्ड कल्चर का या फिर ग्लोबलाइजेशन का बहुत इफेक्ट पड़ा, जो पॉजिटिव इफेक्ट भी हम कह सकते हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज का बढ़ना, वैरायटी ऑफ गुड्स का आना, एम्प्लॉयमेंट का आना, उसका ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा था वो इन एरियाज में पड़ा था। कल्चरल इरोजन, कहीं ना कहीं कल्चरली बहुत ज्यादा चीजें डिस्ट्रॉय हुई। यानी तरह तरह की वो चीजें जो कि इंडिया में 1991 से पहले नहीं रहा करती थी, वो चीजें भी अब बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे देखने को मिलने लगी। और यानी फॉरेन म्यूजिक, फॉरेन मूवीज, हॉलीवुड कल्चर, वो कहीं ना कहीं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन स्पेशली के साथ इंडिया के अंदर वो चीजें फ्लो करने लगी। उनका कल्चर, उनके सॉन्ग, उनकी फैमिली सिस्टम, उनके तरीके की मूवीज, उनके तरीके की जो चीजें होती हैं, वो खराबियां जो होती, वो खराबियां धीमे 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 यहाँ पे भी आने लगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस होल सीरीज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो हमने स्टार्ट किया और लिबरलाइजेशन पे बात किया, ग्लोबलाइजेशन पे बात किया। हमने बात किया कि ग्लोबलाइजेशन ने कैसे इंडियन इकोनॉमी को काफी प्रमोट किया, कुछ टर्मिनोलॉजीज पे भी बात किया, डब्ल्यूटीओ के ऊपर चर्चा की, और आखिरी में हमने बात किया कि एलपीजी पॉलिसी के क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स है। तो यहां तक हमने डिस्कशन कर लिया। अब इसके बाद हम रूरल डेवलपमेंट पे बात करेंगे, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है यानी पावर्टी, वो इस बार सिलेबस में नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैं सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं, तो आगे जो मैं अभी बढ़ूंगा वो आपके नेक्स्ट जो टॉपिक है यानी रूरल डेवलपमेंट, वहां पे चर्चा करूंगा, बात करूंगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट फ्रॉम दिस लेक्चर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो स्टे ब्लेस्ड गाइस एंड कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन। थैंक यू।